हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐप चालू करा है और कॉन्ट्रैक्ट ऐप के अंदर हमने एक नया चैप्टर सीखा था, एसेंशियल एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करके हमने एक चैप्टर करा था। हमारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं, तो वो सारे चैप्टर हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। मैं आपको एक बात जरूर बता दूं इस बारे में। कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ रहे हो ना दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए आपका कि साथ साथ आप उसको रिवाइज और याद करते हुए चलें। देखो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत लेंथी टॉपिक है। ये एक लॉ चालू हुआ भी खत्म नहीं होगा, इतनी देर तक चलेगा, देखना है आपकी। तो समझना दोस्तों, जब तक आप अच्छे से चीजों को समझेंगे नहीं और उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो सर प्रॉब्लम जरूर आपको आएगी। मेरे दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर मीनिंग ऑफ प्रपोजल, ऑफर एंड प्रॉमिस सीखना है। मीनिंग ऑफ प्रपोजल, ऑफर एक ही होता है और हमें प्रॉमिस की डेफिनेशन सीखनी है। बाकी और भी डेफिनेशन पहले दी गई है स्टडी मैट के अंदर, बट वो अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि समझ नहीं आएगी। एक देखो, दो तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एक सारी चीजें देखो, अगर आपको लगेगा कहीं डाउट होगा, देखो कहीं ये समझ नहीं आ रहा होगा, शुरू शुरू में ना कभी कभी ऐसा होता है जब हम लॉ शुरू शुरू के अंदर पढ़ते हैं तो कभी कभी डाउट सा लगता है। सर ऐसा नहीं आएगा, धीरे 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 करके डाउट क्लियर होते चलेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है दोस्तों, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको प्रपोजल, ऑफर का मीनिंग बताऊंगा, तो इसके लिए एक चैप्टर है, इसके लिए दोस्तों एक चैप्टर है, तो वहां पर डिटेल में सीखेंगे। अभी तो बस एक मीनिंग बताया है। आप ये मत सोचना कि ऑफर का मीनिंग बताकर वहां खत्म हो गया। एक चैप्टर है मेरे भाई, बहुत डिटेल में सीखेंगे वो चैप्टर को। एक प्रॉमिस का मीनिंग अभी बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में सीखेंगे। एक वर्ड होता है कंसीडरेशन, उसको भी बहुत डिटेल में सीखेंगे। हर एक एक अलग अलग चैप्टर है दोस्तों। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट की नई शुरुआत हुई है, तो आपको बिल्कुल आराम आराम से चलना है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, सारी बातें क्लियर होते हुए चलेगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज करिए, मैं इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आप प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, देखना। पिछली क्लास के अंदर हमने जिस तरीके से आपको वीडियो दिखी, वो ऐसी वीडियो अब कभी नहीं आएगी। सेम नई वीडियो दिखेगी जिसमें मैं आपको दिखूंगा, वो एक वीडियो थी बस। अब देखो, मीनिंग ऑफ प्रपोजल, ऑफर और प्रॉमिस समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको सर दो कॉपी बनानी है। एक कॉपी सर जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे सारे के सारे, और एक कॉपी आपके पास कॉन्सेप्ट की जिसमें आपको लिखना है। मैंने आपने देखा, मैंने एक वीडियो पिछले क्लास जो अपने डाली, उसके अंदर हमारा एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था। पिछली क्लास जो मैंने डाली सर, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसके अंदर ये था कि सर मैं अपने हाथ से नोट्स लिख रहा था, अपने हाथ से नोट्स लिख रहा था, फिर नोट्स कंप्लीट हो जा रहे थे तब जाकर मैं पढ़ा रहा था। और आप भी क्या कर रहे होंगे, अच्छा अभी नोट्स लिख रहे हो तब टक टक करके आगे कर दिया होगा कि चल नोट्स लिखा, फिर जब कंसेप्ट समझाएंगे तो पढ़ा देंगे। तो यही मैं डिसएडवांटेज आज इस क्लास में सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, हमारे जो फेस टू फेस क्लास होती है, वहां पर जो नोट्स मैं लिखवाता हूँ खुद से लिखवाता हूँ, खुद के हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, उस नोट से मैं आपको अब नोटिंग करवाऊंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपके पास घटिया तरीके से आपको नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फेस टू फेस से तगड़ी आपको बहुत ही एडवांस में आपको पढ़ाऊंगा वीडियो क्लासेस के अंदर। सोचे, वीडियो क्लासेस में ज्यादा आपको बहुत अच्छे समझने वाला है, क्योंकि मैं इसमें हर बातें कवर करूंगा। क्योंकि मुझे लगेगा कि यार आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी ना है जो आप मुझसे पूछ नहीं सकते, क्यों अभी ऐसे तो पूछ नहीं सकते। हाँ, हालांकि मैसेज में तो पूछोगे, पर ऐसे तो पूछ नहीं सकते। तो वो बात मैं आपको नहीं आने दूंगा कि आएगी ही नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आई तो मैसेज में मुझे ही प्रॉब्लम होगी जवाब देने में। इससे तो यही बता दूंगा भाई सारी बातें। तो दोस्तों, अब क्या होगा, हमारे पास हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा नहीं। पहली बात तो आपको खुद लिखना है और खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं। लॉ पढ़ने का सही तरीका खुद के हैंड रिटन से होता है, दूसरों के नहीं होता दोस्तों। मैं आप मुझसे मांगोगे ना तब भी नहीं देने वाला मैं दोस्तों, और मैं दूंगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं दूंगा। मांगना भी मत मुझसे, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि आप मुझसे मांगो और बस यहाँ पर वीडियो देखते जाओ, सुनते जाओ। ऐसे नहीं होता। जब तक हाथ से लॉ को नहीं लिखा जाता ना दोस्तों, तब तक नहीं आएगा समझ में। एक एक पॉइंट पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं कहूंगा बच्चे यहां से लिखना चालू कर दो। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझा दूंगा, ढंग से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर मैं आपको बताऊंगा देखो यहाँ से यहाँ लिखना है, फिर ये एग्जाम्पल जो मैं उतारूंगा वो उतारने हैं, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ लिखना है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस क्लास को, आज की क्लास को देखना, आपको प्रॉब्लम आने की नहीं है। चलो सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रपोजल, पहले जब मैं बोलूंगा उतारने के लिए तभी उतारना। अब से जब भी मैं उतारने को बोलूंगा तभी उतारना, अदरवाइज मत उतारना। पहले सुनते रहना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को जब तक नहीं सुनोगे ना तब तक समझ नहीं आएगा। हजार
एग्जाम्पल दूंगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या 1000 से ज्यादा एग्जाम्पल होंगे दोस्तों, बहुत एग्जाम्पल देने वाला हूँ, केस स्टडी करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान सुनते रहे, जब मैं उतारने को बोलूंगा तभी आपको उतारना है, इतनी बातें मेरी मानिए, ठीक है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली आज की क्लास के अंदर डेफिनेशन बहुत सारी है, पर कुछ डेफिनेशन पहले समझाना जरूरी है, क्योंकि आगे आपके काम आने वाली है दोस्तों। क्या दोस्तों ध्यान देना, बड़ा मजा आने वाला है। अब मैं आपको ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा, बहुत ही एक फ्रैंक नेचर का होना चाहिए। पहली बात बिल्कुल फ्रैंक रहो सर, बिल्कुल फ्रैंक। ये मत सोचो नहीं कि भाई अरे यार ऐसे बातें भी होगी, ऐसे बातें, बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल हंसी मजाक होने वाला है, ढंग से मजा आने वाला है। ध्यान सुनना, पहला एग्जांपल सुनना मेरा। लो भाई लो, तो मैंने कहा एक लड़की है सुंदरी, एक लड़की है सुंदरी, अरे खतरनाक, मतलब क्या खतरनाक है ये लड़की, फैशन फैशन, अरे वाह। ये लो भैया, ले हाथ भी बना दिया मैंने इसको बढ़िया से, और ये टांगे भी बना दी, बढ़िया मजा आ गया। ये हर्ष का नाम है सुंदरी। और एक लड़का है हमारा, अरे हैंडसम बॉय, इसको हमने एक बाल कैसा बनाया है, एक मिनट ठीक करने दो। तो बिल्कुल मजा आने वाला, ध्यान सुनते रहना। मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा पढ़ाऊंगा, आपको मजा ही, बोरियत रहेगी ही नहीं, बोरियत मिलेगी नहीं। सर ये बाल नहीं बन रहे मेरे से, है ना, आप ही बना दो इसको, मैं खड़े करता हूँ बालों को। ये अब आया मजा। आपको भी एग्जाम्पल उतारना मेरा भाई, आपको भी एग्जाम्पल उतारना, तभी तो मजा आएगा सर, जब सारे एक साथ। हैंडसम, हैंडसम, सुंदरी नहीं लिखते, ब्यूटी लिखते, ब्यूटी। आहा, ब्यूटी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। अरे इसका धड़ कहाँ गया भाई, अरे अरे ये लो भाई, ये लो, अरे रे रे रे, रावण बना दिया भाई मैंने तो भैया एक हैंडसम है, एक ब्यूटी है। अब हैंडसम क्या करता है, कहता है अरे, जाता है इसके पीछे और कहता है अरे आप ना यार मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप मुझसे क्या फ्रेंडशिप करोगी। अच्छा, फ्रेंडशिप वाला ऑफर दिया। अच्छा ये क्या होता है, यही होता है क्या ऑफर, हाँ, फ्रेंडशिप वाला ऑफर। ये इसने कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो ब्यूटी, मैं हैंडसम हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। ऐसा ऐसा मिस्टर हैंडसम ने मिस ब्यूटी को बोला कि आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। मैंने कहा अच्छा, तो इसने घुमा कर नजर देखी, अरे यार लग तो ठीक रहा है, मतलब चलो। इसने कहा क्या, इसने पहला क्या क्वेश्चन पूछा, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे, मुझसे दोस्ती करोगे, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे। इसने कहा चल ठीक है, रो क्यों रहा, इसने आंसर दिया ओके। और ये लड़कियां बहुत करती है ना, ओके, ठीक। भाई साहब बंदे की खुशी का बुरा हाल, कह रहा हो धन्यवाद धन्यवाद, मजा ही आ गया। मतलब कितने टाइम से मैं पीछे पीछे घूम रहा था, आज मेरा जो मैंने फ्रेंडशिप का क्या दिया दोस्तों, इसने फ्रेंडशिप का क्या दिया दोस्तों, ऑफर दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, ऑफर, ऑफर दिया है फ्रेंडशिप का। मिस्टर हैंडसम ने मिस ब्यूटी को बोला क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। मैंने कहा हाँ मैं करूंगी तुमसे फ्रेंडशिप। तो इसने क्या करा मेरे भाई, इसने ऑफर को ऑफिस दे दिया। ला 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 ला, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर क्या कर लिया दोस्तों, इसने एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों जब मिस्टर हैंडसम ने ऑफर दिया, जब मिस्टर हैंडसम ने ऑफर दिया तो इसने अपनी इच्छा जाहिर करी। क्या करी दोस्तों, इच्छा, इसको बोलते हैं विलिंगनेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, विलिंगनेस जाहिर करी, अपनी इच्छा बताई, किसको, मिस ब्यूटी को। और मिस ब्यूटी ने क्या करा, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब दोस्तों कोई पर्सन अपनी इच्छा बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, जब अपनी इच्छा बताता है किसको,
किसको? किसी दूसरे पर्सन को। अब जब दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑफर जो दिया जा रहा है किसी एक पर्सन द्वारा और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, हमने कहा ऐसे ऑफर को हम नाम देंगे, ऐसे ऑफर जो एक्सेप्ट हो जाता है इज कॉल्ड प्रॉमिस, इज कॉल्ड प्रॉमिस। और इस मिस ब्यूटी ने पिंकी प्रॉमिस कर दिया। पिंकी प्रॉमिस सुना है आपने कभी? पिंकी प्रॉमिस, ये लो भाई लो, मजा ही आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब मिस्टर हैंडसम ने क्या करा? मिस्टर हैंडसम ने पहले अपनी इच्छा जाहिर करी, इच्छा, विलिंगनेस बताया कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? तो मिस ब्यूटी ने कहा हाँ बिल्कुल हम आपसे दोस्ती करेंगे। इसके आगे बढ़ा तो चाटा भी खाएगा। ठीक है, तो उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों जब कोई एक पर्सन अपनी इच्छा बताता है किसी दूसरे पर्सन को, उसको हम बोलते हैं ऑफर, ऑफर देना। और जब मेरे दोस्तों एक पर्सन जब दूसरे पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जब बन जाता है प्रॉमिस, जब बन जाता है प्रॉमिस। तो एक तरीके से ऑफर जो दिया, अरे यार ऑफर दिया है, इस ऑफर को दूसरा नाम से हम जाना प्रपोजल। एक तरीके से ना प्रपोज डे होता है तो प्रपोजल होता है। हाँ, वही गए प्रपोजल, एक प्रपोजल दिया, एक ऑफर दिया, और ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे प्रॉमिस। क्या बात समझ में आई आपको? एक ऑफर क्या होता है, एक प्रपोजल, एक ऑफर दोनों सेम ही होते हैं। तो ऑफर क्या होता है? जब एक पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है, एक पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है और बताता है क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? तो उसने कहा हाँ करूंगी। तो उसने कहा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? प्रॉमिस। अगर मैं बात करूं सेक्शन की, तो भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शन क्या होता है? प्रोविजन, जहां पर कानून लिखे जाते हैं वो सेक्शन वाइज लिखे जाते हैं। सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता है मीनिंग का। सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या होता है? मीनिंग का। भाई सेक्शन 2 के अंदर लिखा होता है मीनिंग, और सेक्शन 1 के अंदर लिखी हुई एप्लीकेबिलिटी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन किस में लिखा है दोस्तों? सेक्शन 1 में क्या लिखा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर है। और सेक्शन 2 में लिखा है मीनिंग्स। और मीनिंग्स क्या होता है? वर्ड्स, टर्म्स का मीनिंग, कि ऑफर की डेफिनेशन क्या है, पर प्रॉमिस का मीनिंग क्या है ना, प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल ऑफर एक ही होता है। तो सेक्शन 2, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको सेक्शन याद कराऊं ना, तो बताओ क्या मिस ब्यूटी पहली हाँ कर देगी ऑफर दे, पहले ऑफर आएगा या हाँ होगी? बताए आप पहले। हाँ तू ही हरामी, तूने पहले ऑफर करा था उसको या पहले उसने हाँ कर दी थी? सर मैं तो हैंडसम हूं, मेरे को तो पहले हाँ मिली थी, ऑफर थोड़ी ना। तो सर पहले ऑफर नहीं, पहले प्रॉमिस होगा। नहीं सर ये बेवकूफ है, पहले सर क्या होगा? ऑफर। ऑफर पहले एक पर्सन ऑफर देगा और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा। तो पहले क्या होता है दोस्तों? ऑफर होता है। तो पहले क्या होता है दोस्तों? ऑफर होता है। इसलिए ऑफर की डेफिनेशन, ऑफर की जो ऑफर या प्रपोजल होता है, बताओ आप बताओ ना, मैं आपको क्या याद करा रहा हूं? मैं आपको क्या याद करा रहा हूं? मैं आपको करा रहा हूं सेक्शन याद, कि कौन से सेक्शन में ऑफर की डेफिनेशन। सबसे पहले बताओ ऑफर होता है या पहले ऑफर देगा या पहली एक्सेप्ट हो जाएगा? सर पहले ऑफर होगा तभी तो एक्सेप्ट होगा। इसलिए ऑफर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में लिखी गई है। सेक्शन 2 तो डेफिनेशन का है, और उसका पहली डेफिनेशन किसकी बताई? ए सब सेक्शन, ये बोलते हैं सेक्शन 2, और इसको जब ब्रैकेट लग जाए उसको बोलते हैं सब सेक्शन। तो सेक्शन 2, ये सेक्शन 2 हो गया, और ये ब्रैकेट को बोलते हैं सब सेक्शन। अगर एक और ब्रैकेट लगता है उसको बोलते हैं क्लोज। तो एक करने का तरीका होता है, सेक्शन 2 फिर ब्रैकेट चालू हुआ सब सेक्शन, फिर एक और ब्रैकेट चालू हुआ क्लोज, ऐसे बोलते हैं। तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज लिख लेना कहीं पर। तो सेक्शन 2 में पहले ऑफर होगा, और ऑफर की डेफिनेशन क्या पता है? अभी मैं आपको बताता हूं। और ऑफर के बाद जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। तो पहले ऑफर फिर प्रॉमिस, पहले ऑफर फिर प्रॉमिस। तो बताओ इसका सेक्शन क्या होगा? सेक्शन 2 सब सेक्शन बी। ये याद हो गया। तो पहले प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस करेगा, पहले एक्सेप्ट करेगा, या ऑफर देगा, पहले ऑफर होगा फिर एक्सेप्टेंस होगी, फिर प्रॉमिस बन जाएगा। तो जब भी कोई ऑफर एक्सेप्ट होता है तो क्या बन जाता है मेरे दोस्त? प्रॉमिस बन जाता है। तो यही बातें आपको कैसे लिखना, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है।
अच्छा चलो एक और एग्जांपल देते हैं, पहले और एग्जांपल लिखते हैं, जितना एग्जांपल लेंगे उतना ही मजेदार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये मान ले रामलाल है, रामलाल, अरे रामलाल है भाई मेरे, रामलाल, और ये श्यामलाल है, श्यामलाल है, श्यामलाल है। अब भाई रामलाल के पास एक 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 कार थी मेरे दोस्तों, एक कार रामलाल के पास एक कार थी, और श्यामलाल के पास क्या है, श्यामलाल के पास कुछ नहीं है, बस पैसे है, मनी मनी। श्यामलाल को एक कार खरीदनी थी मेरे दोस्तों। श्यामलाल कह रहा है कि मैं राम के पास है और रामलाल को कार बेचनी थी। तो श्यामलाल ने कहा कि भाई क्या तुम अपनी कार बेचोगे, यू वांट टू सेल योर कार, यू वांट टू सेल योर कार, सेल योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार बेचोगे ऑफ ₹2 लाख, क्या आप अपनी कार मुझे बेचोगे 2 लाख की। तो श्यामलाल ने अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताई, किसको, रामलाल को, किसको बताए दोस्तों, रामलाल को। तो हमने कहा जब हम अपनी विलिंगनेस बताते हैं किसी पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को, उसको हम नाम देते हैं ऑफर या फिर प्रपोजल। अब राम ने कहा ओके ओके आई विल सेल, ओके आई विल सेल दिस कार टू यू, आई विल सेल दिस कार टू यू ऑफ ₹2 लाख। इसने कहा भाई मैं तुम अपनी कार बेच दूंगा, कितने में, 2 लाख रुपए में, तुमको जो प्राइस सेट करा गया। तो जब इसने एक्सेप्ट करा ऑफर को, जब ऑफर को इसने एक्सेप्ट करा तो क्या बन गया मेरे भाई, ऑफर को एक्सेप्ट करा तो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, सॉरी, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। तो पहले ऑफर आएगा, फिर एक्सेप्ट होगा और फिर बन जाएगा प्रॉमिस। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। तो क्या आपको अब लगेगा, हाँ अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं वो ऑफर की डेफिनेशन लिखने में वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, वो आप लिखे ना, मेरा लिखना जरूरी थोड़े ना है, आपका लिखना जरूरी है, इसलिए मैं नोट्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी कुछ नहीं उतारना था आपने, सबसे पहले आपको ये हेडिंग उतारनी है, ठीक है। हेडिंग उतारने के बाद आप सामने देखेंगे, ये मैंने नोट्स आपको सामने दिखाए, मैं आपको खुद दिखाऊंगा दोस्तों, वो मैंने सब पढ़ा दिया है। ये पहले आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा लिखना है, यहां तक पूरा लिखना है, ठीक है। फिर आपको मीनिंग ऑफ प्रॉमिस भी लिखना है, मीनिंग ऑफ प्रॉमिस पूरा लिखना है। बस ये लिखने के बाद ये दो लिखने, पहले ये दो लिखने हैं, तो पढ़ते हैं, देखो पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और फिर लिखने के बाद ये एग्जाम्पल नंबर 1 उतारना है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1 से उतारने के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 उतारना है, और खत्म हो गया प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, प्रॉमिस और ऑफर की डेफिनेशन। क्या समझ में आई। तो पहले आप रुक जाओ, पहले आप ये उतार लो वीडियो पॉज करके, ठीक, फिर यहां पर वीडियो पॉज करके उतार लेना, और अब यहां पर उतार लेना सर वीडियो पॉज करके, ठीक है भाई। ये मैंने पॉज करवा दिया, अब जरा सामने देखो, वीडियो पॉज कर लो, उतार लो, ठीक है सर। तो जरा पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ प्रपोजल या ऑफर। कह रहा है एज पर सेक्शन 2A, तो ये ए ऐसा होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ए ऐसा होगा, और यहाँ पर बी छोटा आएगा, बड़ा भी नहीं आता, कभी सेक्शन में बड़ा नहीं आता, बच्चे ने गलत कर दिया, छोटा भी आएगा। एज पर सेक्शन 2A मैंने कहा था ना, और एज पर सेक्शन 2B, पहले ऑफर करेंगे फिर एक्सेप्ट होगा, पहले ऑफर करेंगे फिर। अब बताओ क्या आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, यही करेंगे बस हम, पहले मैं आपको पूरा कौन सा समझा दूंगा, फिर मैं आपको लिखने के लिए नोट्स दे दूंगा, पर आप में से नोट्स नहीं मानेंगे, आप लिखोगे, क्योंकि जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको लॉ समझ नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। एज पर सेक्शन 2A, बैन ध्यान सुनना, मैं आपको एक्ट की बात बता रहा हूं, और जब तक हम एक्ट की बात जो हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर लिखी गई है वो लिखते हैं तभी समझ में आएगा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब क्या है, जब एक पर्सन अपनी इच्छा, विलिंगनेस जाहिर करता है, सिग्निफाई करता है किसी दूसरे पर्सन को, समझ में आ रहा है। देन वन पर्सन सिग्निफाई, बताता है, सिग्निफाई मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जाहिर करना, बताना। टू बता, लिख दो, यहाँ पर लिख दो, कहीं बताता है अपने नोट्स में। When one person signify, बताना, जाहिर करना, to another person his willingness, अपनी इच्छा, to do, किसी काम को करने के लिए और किसी काम को नहीं करने के लिए, टू डू ये करने के लिए, और नॉट टू डू समथिंग, एब्सटेन। अब ये नॉट टू डू समथिंग का मतलब अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, उसको तो बहुत डिटेल में बताऊंगा जब चैप्टर चालू होगा ऑफर का। इस काल प्रपोजल अभी छोड़ दो, जब एक यहां तक पढ़ लेना, बस यहां तक पढ़ लेना, डू और नॉट टू डू का मतलब छोड़ देना। ऑफर का फ्यूचर जो है ना, ऑफर की डेफिनेशन जो होगी ना, ये असली डेफिनेशन नहीं है दोस्तों,
ऑफर की असली डेफिनेशन ऑफर के चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, है ना। और वहां पर एक एक पॉइंट को इतनी डिटेल में कराने वाला हूं ना, आपको खुद समझ में आएगा। देखना, जब एक पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है दूसरे पर्सन को, उसको हम प्रपोजल कहते हैं। बस यहां से यहां अभी मत पढ़ना, जब मैं ऑफर की डेफिनेशन कराऊंगा ये दोबारा डेफिनेशन लिखूंगा विद डिटेल वर्जन, ठीक है। तब वहां पर आपको डिटेल में कराऊंगा। बस अभी क्या समझो, अभी ऑफर का मतलब समझो। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है दूसरे पर्सन को, उसको हम प्रपोजल कहते हैं। जब प्रॉमिस की डेफिनेशन आएगी ना दोस्तों, तो प्रॉमिस की डेफिनेशन भी मैं समझाऊंगा आपको, प्रॉमिस की डेफिनेशन समझाऊंगा। आप दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी, बस अभी के लिए क्या पढ़ना है, बस जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है। व्हेन एक्सेप्टेंस इन सिंपल अ सिंपल वर्ड ऑफ प्रपोजल, जब कोई प्रपोजल ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। और ये जो बातें हैं, ये बातें एक्ट की है, और एक्ट की लैंग्वेज समझाने के लिए मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए जो मैं समझा पाऊं। तो यहां पढ़ लेते हैं, व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, इसका मतलब है जब एक पर्सन जिसने प्रपोजल दिया, जिस पर्सन ने ऑफर दिया, उसके प्रपोजल को सिग्निफाई करते, एसेंट देते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं अपने, वो क्या करते, जैसे एक पर्सन ने, अभी देखो रामलाल ने क्या करा था, श्यामलाल ने क्या करा था, कार खरीदने का ऑफर दिया था। अब रामलाल ने अपनी एसेंट दिया, हाँ भाई खरीद ले, ओके करके एसेंट दे दिया, साइन कर दिया एक तरीके का। तो जब वो ऑफर सेट टू बी एक्सेप्टेड, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस कहेंगे। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तब उसको प्रपोजल कहेंगे। तो देखो पहले रामलाल ने क्या करा मेरे दोस्त, पहले रामलाल ने ओके कहा, ओके कहते क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और ओके कहते एक्सेप्ट हो गया, और जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया दोस्तों, प्रॉमिस बन गया। दोस्तों मैं गारंटी कह रहा हूं, आपको डिटेल में समझाऊंगा दोनों डेफिनेशन। अभी यहाँ पर इस चैप्टर में समझने डिटेल में है नहीं, क्योंकि अभी बेसिक है, अभी हमने शुरुआत करा है। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे ना, थोड़ा नॉलेज और हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऐसा डिटेल में कराने वाला हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से सीखेंगे। जो बातें मैंने बोली उतना लिखा आपने, ये नहीं लिखा सर, उतना लिख लिया है, उतना लिख लिया है। तो अब आपको ये लिखना है सर, उसके नीचे आपको लिखना है। तो पहले आपने ये 2 पॉइंट लिखा, ये लिखा और ये लिखा, फिर उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल उतारे आपने ऊपर के, याला एग्जाम्पल और याला एग्जाम्पल उतारा ऊपर का। देखो ये एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल पेपर में लिखता है, ऐसे एग्जाम्पल सिर्फ आपको ना बोरियत से दूर करने के लिए है। ये बस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, पर लिखना नहीं है वो एग्जाम्पल ये लिखना है। मान लो वन पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी दूसरे पर्सन को, और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऑफर एक्सेप्टेंस मिलकर बन जाता है प्रॉमिस। ऐसे इंग्लिश में लिख देना है। ये डायग्रामेटिक नहीं बनाना पेपर के अंदर, पेपर के अंदर डायग्राम नहीं, आपको इंग्लिश के अंदर लिखना है बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज। मिस्टर श्यामलाल say to Ramlal that he want to sell the car of ₹2 lakh. I want to purchase your car ₹2 lakh, ऐसे बोल देंगे। I want to ऐसे लिख दो यहाँ पर, you want to sell ऐसा लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, उसकी जगह लिख देना I want to purchase, ऐसे लिख दो I want to purchase your car, ऐसे समझ में आएगा। I want to purchase your car of ₹2 lakh, क्या अपनी कार का ऑफर दिया कि क्या आप अपनी कार 2 लाख रुपए की बेचोगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं बेचूंगा, या मैं बेचूंगा, जो भी उससे आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना है आपको। ये नॉर्मल है इंग्लिश, स्टेटमेंट वाइज आराम से लिख लोगे। मिस्टर श्यामलाल से टू मिस्टर रामलाल की दैट ही वांट टू परचेज, मिस्टर श्यामलाल वांट टू परचेज द कार ऑफ ₹2 lakh, एंड मिस्टर रामलाल से ओके आई विल sell this car to you of ₹2 lakh. That offer when accepted become promise, ऐसे करके इंग्लिश में लिख देना अपनी लैंग्वेज के अंदर। एग्जांपल हमेशा अपनी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। सेक्शन के अंदर जो प्रोविजन होता है ना, तो ये बुक की, ये मैं लिखवा रहा हूँ नोट, उसके लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि ये इतना लिखोगे तभी नंबर आएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट लिखेंगे, प्रोमिसर और प्रोमिसी, या इसको हम बोलते हैं ऑफरर या ऑफरी। इतना आपको लिखना है, बट उससे पहले आप समझे, एक बार समझे। मैंने कहा इन अबव केस जो बंदा है, ये क्या नाम है इसका भाई, जो ये श्यामलाल है। दोस्तों प्रोमिसर और ऑफरर कौन होता है दोस्तों, जो पर्सन ऑफर देता है किसी दूसरे पर्सन को। तो श्यामलाल ने क्या दिया था, ऑफर दिया था। तो श्यामलाल जब ऑफर देगा तो इसको हम प्यार से बोलेंगे ऑफरर। क्या बोलेंगे प्यार से, ऑफरर। आपने अकाउंटेंसी के अंदर सीखा था ड्रॉर और ड्रॉई, याद आ रहा ना आपको, तो वही चीज है यहाँ पर। जो पर्सन ऑफर देता है उसको हम ऑफरर कहते हैं, और जो पर्सन ऑफर जिसको दिया जाता है, किसको दिया था, रामलाल को, इसको हम क्या नाम देंगे, ऑफरी बोल देंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑफरी और ऑफरर।
क्या होता है ऑफरर? जो पर्सन ऑफर देता है, श्यामलाल, वो हो गया ऑफरर। और जो पर्सन जिसको दिया जाता है, जिसको ऑफर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ऑफरी। तो मैंने इस केस के अंदर श्यामलाल भाई कौन हो गया मेरा? ये श्यामलाल कौन हो गया और रामलाल कौन हो गया? तो श्यामलाल ने ऑफर दिया था तो श्यामलाल हो गया ऑफरर। अब हम लोग आज से क्या बोलेंगे? ऑफरर। और इसको दूसरे नाम से जानते हैं प्रोमिजर। क्या जानते हैं? प्रोमिजर। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑफरी कहेंगे। ऑफरी कहेंगे। और दूसरे नाम से क्या नामेंगे? प्रोमिजी। प्रोमिजी जी। डबल ई लग जाता है या ओ आर लग जाता है, यहाँ पर ये फर्क होता है। जो बंदा ऑफर दे रहा होता है ऑफरर या प्रोमिजर, जो बंदे को दिया जाता है, जिस पर्सन को दिया जाता है, ऑफरी या प्रोमिजी। देखा जरा, पढ़ना जरा। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन प्रपोजल बना रहा है, मेक करने का मतलब दे रहा है, उसको हम प्रोमिजर या फिर ऑफरर कहेंगे। इसलिए प्रोमिजर बोलो एंड ऑफरर बोलो, या ऑफरर बोलो या ऑफरी बोलो। तो ये और ये सेम है और ये सेम है। क्या बात समझ में आ गई? गुचर मुचर हो गया यहाँ पर तो। लो भाई गुचर मुचर ठीक कर देते हैं पहले। और यहाँ पर दूसरे पेन का यूज करते हुए मैंने कहा देखो ये और ये सेम है और ये सेम है। ठीक है। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल या पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेकिंग, ऐसा बोल दो, या पर्सन, जो पर्सन ऑफर को, प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, वो प्रोमिसी या फिर ऑफर ही। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, रामलाल ने एक्सेप्ट करा था कार खरीदने के बाद। समझ में आई या नहीं आया? सर आया, समझ में आ गया। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक छोटा सा मीनिंग था, छोटा सा मीनिंग था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तो आओ मेरे दोस्तों, हम एक ना केस स्टडी पढ़ते हैं। तो एक केस स्टडी से स्टार्ट ही कर देते हैं हम। पहली केस स्टडी हमारी, मजा आने वाला है। हम धीरे धीरे केस स्टडी पढ़ते हैं। और केस स्टडी क्या होती है, क्या होता है, कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है दो पर्सनों के बीच में। जब दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं तो वो डिस्प्यूट जाते हैं कोर्ट में। और कोर्ट जो जजमेंट देता है, कोर्ट अपना डिसीजन देता है, तो वो कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। कोर्ट अपना जजमेंट देता है उसके बिहाफ पर, और जो भी जजमेंट देता है वो जजमेंट हमेशा के लिए लॉ बन जाता है। और आज से मतलब अगर मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट आया, तो मेरे और डिस्प्यूट आपके बीच में जो भी डिस्प्यूट आता है जिस नेचर का, उस पर अगर कोई डिसीजन आया, तो ये हमारा डिस्प्यूट आगे किसी भी पर्सन के अगर अगर आएगा, हमारा दोनों का डिस्प्यूट आया, मान लो कोई भी डिस्प्यूट है, किसी भी नेचर का डिस्प्यूट है, इस नेचर के डिस्प्यूट पे ये डिसीजन दिया हमेशा के लिए यही रहेगा। अब आगे जाकर कोई हमारे नेचर का, जैसे हमने जो डिस्प्यूट करा था, हमारे नेचर में जो डिस्प्यूट आया था, झगड़े हुए थे, वो किसी और दो पर्सन के बीच में आते हैं, तो यही डिसीजन वहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी से भी लॉ बनता है। आपने लॉ की बेसिक की क्लास देखी होगी, मैंने आपको समझाया था। चलो तो एक केस स्टडी पढ़ते हैं। फेमस केस स्टडी है, बहुत फेमस केस स्टडी है। इसका नाम है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बाल्फर वर्सेस बाल्फर। क्या नाम है दोस्तों? बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बहुत अच्छी केस स्टडी है बाल्फर वर्सेस बाल्फर की, और काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा केस स्टडी लिखते कैसे है, मतलब डालते कहां पर है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बाल्फर वर्सेस, क्या समझ में आ रहा है ना आपको? अब मेरा लिख नहीं रहा। अब देखो प्रॉमिस की डेफिनेशन मैंने लिखी, मैंने उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, ऑफर की डेफिनेशन बस मैंने आपको दिखा दी, पर मैंने पढ़ाया ढंग से, है ना? समझ में आपको आया? तो यही हम करेंगे पूरे एक्ट के अंदर। नोट वाला मैं दिखा दूंगा समझाने के लिए आपको, ठीक है? क्योंकि मेरा लिखने में टाइम वेस्ट होता है, अच्छा मैं और ज्यादा कम से कराऊं जिससे जल्दी से कोर्स हो पाए। बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बाल्फर वर्सेस बाल्फर 1919 का केस है सर, 1919 का। सुना सर, ध्यान सुनना। क्या है केस का पूरा फैक्ट, क्या हुआ था इस केस के अंदर और क्या क्या झगड़े हुए थे, उस झगड़े की बात करते हैं। देखो कभी भी केस लॉ को लिखना नहीं होता हमारे, अभी इस लेवल पे केस लॉ नहीं आते। जब आप सीएमए फाइनल लेवल पे पहुंचोगे तब केस लॉ अलग से पूछेगा आपसे, हमारे उसमें केस लॉ नहीं आते। हाँ केस लॉ कहां पर डालना होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा केस लॉ कहां पर डालना होता है दोस्तों, ठीक है? चलो ध्यान देते हैं केस लॉ क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर मिस्टर बाल्फर थे, मिस्टर बाल्फर। जो मैं उतार रहा हूं ना वही आपको उतारना है, पर अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा आपको। मिस्टर बाल्फर थे, अरे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी, कोई हुआ। मिस्टर बाल्फर थे एक पर्सन, और इनकी बीवी थी मिसिस बाल्फर, है ना? बाल्फर इनकी कास्ट थी दोस्तों, मिसिस बाल्फर। तो मिस्टर बाल्फर एक पर्सन थे और एक मिसिस बाल्फर पर्सन थी। मिस्टर बाल्फर और मिसिस बाल्फर थे। और ध्यान सुनते रहना दोस्तों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मजेदार केस था। अब इस केस के अंदर क्या फैक्ट थे, क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ, वो ध्यान सुनना। मिस्टर बाल्फर थे सिविल इंजीनियर थे। क्या थे दोस्तों? सिविल इंजीनियर थे, और ये गवर्नमेंट जॉब थी इनकी। सिविल इंजीनियर थे
एंड वर्कड फॉर गवर्नमेंट एंड वर्क फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, सिविल इंजीनियर थे, गवर्नमेंट के लिए काम करते थे ये। और ना ये कहाँ रहते थे ये दोनों मियाँ बीबी? साइलोन, श्रीलंका में एक जगह है साइलोन, तो वहां पर रहते थे दोस्तों ये मियाँ बीबी वहां पर रहते थे। तो ये रहते कहाँ थे? साइलोन करके एक जगह है श्रीलंका में, तो ये रहते थे साइलोन में, लिविंग कहाँ पर रहते थे? साइलोन। ठीक है, साइलोन में एक जगह है, श्रीलंका में एक जगह है, इसका नाम है साइलोन। आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको पता चलेगा साइलोन कहाँ पर है दोस्तों? श्रीलंका में। ठीक है सर, ये दोनों कहाँ पर रहते थे दोस्तों? मैंने आपको बताया ये दोनों रहते थे साइलोन। ये और ये अब क्या हुआ? अब मिस्टर मिस्टर बालफोर और मिसेस बालफोर दोनों मिलकर गए, अपने एक घूमने का प्लान बनाया इन्होंने, और ये दोनों मिलकर गए इंग्लैंड। इंग्लैंड सर, ये इंग्लैंड गए फॉर हॉलीडे। इंग्लैंड गए सर फॉर हॉलीडे। क्या हुआ इस केस के अंदर? फॉर हॉलीडे, ध्यान समझते रहे ना। हॉलीडे के लिए भाई मिस्टर बालफोर ने लीव ली और हॉलीडे के लिए इंग्लैंड चले गए, घूम फिर आए भाई, घूमने के चले गए दोनों के दोनों मिलकर। अब क्या हुआ? अब आगे सुनना। अब क्या हुआ? तब दोनों के दोनों इंग्लैंड गए। अब क्या हुआ यहाँ पर? मिसिस बालफोर जो थी, मिसिस बालफोर जो उसकी बीवी थी, मिसिस बालफोर उसकी जो हेल्थ थी वो अनहेल्थी थी, मतलब उसकी तबीयत खराब होगी, वहां जाता है और तबीयत खराब होगी। अर्जेंटली मिस्टर बालफोर को वापसी जाना था अपने शहर साइलोन श्रीलंका के अंदर। और भैया अब जाए कैसे? वो परेशान, क्योंकि मिसिस बालफोर उसकी बीवी की तो क्या हो गई थी? तबीयत खराब हो गई थी किसी वजह से। और डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने एडवाइस दी, डॉक्टर एडवाइज हिम टू स्टे इन इंग्लैंड। भाई इंग्लैंड ये लोग इस हालत में आप वापसी नहीं जा सकते, तो डॉक्टर एडवाइज डॉक्टर एडवाइज टू स्टे इन इंग्लैंड, स्टे इन इंग्लैंड। ध्यान सुनते रहना क्या बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनते रहना, बड़ा मजा आने वाला है। मैं भी देखना चाहता हूँ पिछली क्लास का आपने कितना रिवाइज करा था। क्या अपने आप से आप रिवाइज करते हो या आपको याद है वो बातें या नहीं है जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था? आगे सुनते रहना। मिस्टिस बालफोर की तबीयत खराब हो गई थी भाई, अनहेल्थी थी, तो डॉक्टर ने एडवाइस करा कि आप भी स्टे करो इंग्लैंड के अंदर। और मिस्टर बालफोर वापसी चले गए कहां पर? अपनी जॉब पर, क्योंकि लीव खत्म हो चुकी थी और वो अपनी जॉब पर चले गए, पर मिसिस बालफोर को नहीं ले गए। अब मिस्टर बालफोर ने क्या करा? मिस्टर बालफोर गो बैक गो बैक टू श्रीलंका, साइलोन जगह पे, अपनी जगह पे श्रीलंका। एंड हिज वाइफ हर वाइफ स्टे इन इंग्लैंड, स्टे इन इंग्लैंड। उसकी वाइफ ने स्टे करा इंग्लैंड में, क्योंकि तबीयत खराब थी तो जा नहीं पाई, तो स्टे इंग्लैंड में स्टे करने का सोचा। अब क्या हुआ? ध्यान सुनना। सर कब आएगा डिसीजन? आएगा आएगा, पहले पूरी कहानी सुनो। लड़ाई किस वजह से हुई थी? अभी तो कहानी सुनी थी, क्या कहानी थी? एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। मैंने कहा भाई मिस्टर बालफोर सिविल इंजीनियर से, जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। एक जगह थी साइलोन, साइलोन श्रीलंका में, वहां ही रहते थे दोनों के दोनों मियाँ बीवी। अब ये इंग्लैंड गए, विजिट करें इंग्लैंड, हॉलीडे के लिए इंग्लैंड गए घूमने फिरने। और वहां पर मिसेस बालफोर की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने एडवाइस करा कि तुम यहीं रहो, तुम जा नहीं पाओगे इस हालत के अंदर, तो यहीं। अब मिस्टर बालफोर चले गए श्रीलंका, उनको काम था, और मिसेस बालफोर स्टे कर गई इंग्लैंड। अब मिस्टर बालफोर ने प्रॉमिस करा, मिस्टर बालफोर ने को प्रॉमिस करा कि मैं इंग्लैंड तो जा रहा हूं, पर तुम्हारे खर्चे के लिए मैं हर महीने मेंटेनेंस के लिए, तुम सही से मेंटेन रह पाओ, तबीयत ठीक, खाना वाना सही से खा पाओ, तुम्हारे खर्चे के लिए मैं तुम्हें हर महीने या हर टाइम पर कुछ पैसे भेजता रहूंगा। दैट इज 30 पाउंड। वो 30 पाउंड भेजता था, तो मैं 30 पाउंड भेजता रहूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। तो यार यहाँ पर मिसेस बालफोर ने प्रॉमिस कर दिया। प्रॉमिस करा, किसने प्रॉमिस करा? मिस्टर बालफोर ने, हस्बैंड ने प्रॉमिस करा वाइफ को कि भाई मैं प्रॉमिस टू पे करता हूं 30 पाउंड, ऐसे बनाते हैं पाउंड का साइन, 30 पाउंड फॉर योर मेंटेनेंस, फॉर योर
मेंटेनेंस या पर्सनल एक्सपेंसेस। भाई वहां पर रह रही है अकेले तो पैसे चाहिए ना खर्च करने के लिए, वहां कौन देगा वहां पर पैसे। भाई ये इसने प्रॉमिस करा, अब कुछ महीने तो मिस्टर बालफोर ने पे करे भाई। ठीक है सर। अब कुछ महीने तो भैया पे करता रहा, पर कुछ टाइम बाद दूरियां थोड़ी बढ़ गई। दूर भी थे, दूरियां भी बढ़ गई। हस्बैंड वाइफ के बीच में जब पास पास होते हैं तो दूरियां थोड़ा पास पास रहते हैं तो पास पास हो जाता है, जब दूर दूर रहते हैं तो दूर दूर हो जाता है, तो दूरियां बेचारों में बढ़ गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ महीने 30 पाउंड भेजने के लिए प्रॉमिस करा था भाई, 30 पाउंड भेजना। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद डिफरेंस अक्रॉसिस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, दूरियां बढ़ना। डिफरेंस अक्रॉसिस difference arose and refused to pay 30 पाउंड। अब मना करने लग गया कि भाई अब मेरी बस की नहीं है कि मैं 30 पाउंड नहीं भेज सकता। डिफरेंसेस बढ़ने के कारण, दूरियां बढ़ने के कारण अब मैं पैसा नहीं पे कर सकता। तो भाई मिसिस बालफोर ने अपने पति पे केस कर दिया। इसलिए कहते हैं भाई लड़कों ध्यान दे लो, लड़कियां आजकल की तेज हो रही है, पैसे वैसे टाइम टू टाइम भेजते रहना। मिसिस बालफोर ने केस कर दिया भैया। तो लड़कियां कहती है हमसे फेस टू फेस में, सर तेज होना पड़ता है तभी पैसा आता है। मिसिस बालफोर स्यू टू मिस्टर बालफोर, अपने पति पे केस कर दिया। हालत देखो, 1990 का कब का केस है दोस्तों, देखना जरा कब केस है, 1919 में केस कर दिया था पति पे। पैसे चाहिए भैया, मैं क्या कैसे रहूंगा यहाँ पर। मिस्टर बालफोर क्या सोच सकते थे कि इंडिया में ऐसा हो सकता था, तो इसलिए बालफोर है, बाहर का, इंग्लैंड का, श्रीलंका का है ये। इंडिया में तो कैसा नहीं होता, कूट दिया, ऐसा होता था ना पहले जैसा बहुत बुरा हाल था भैया पहले। अब तो बहुत अच्छा हो गया यार, लड़कियों को भी लड़कों के बराबर समझने लगे, और ये बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा ही होना चाहिए। इक्वलिटी का कंसेप्ट आप फॉलो हो रहा है। देखिए हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक पर्सन इक्वल है, हर पर्सन के इक्वल अधिकार है, पर पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था दोस्तों। ठीक है, तो मेरी मम्मी बताती है कि पहले तो हम बस मुंह भी नहीं बोलते थे, चुप रहते थे, बिल्कुल होता था ऐसा। और हमारे को हमने नहीं देखा वो, पर मेरी मदर बोलती है कि सर ऐसा होता था वहां पर। लड़कियों को तो जब शादी होती थी तो लड़कियों को तो बाद में पता चल जाता था शादी हो चुकी है, जब पता चलता है कि लड़कियों का शक्ल कैसी है। हाँ ऐसी होता था दोस्तों। आज क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल शादी से पहले 10 रिश्ते टूट जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो ट्रेंडिंग जो है ना, ट्रेंडिंग में है। सी टू मिस्टर बालफोर। ठीक है, चलो आपके वापस कंसेप्ट आते हैं। मिसेस बालफोर ने कहा कि भाई मिस्टर बालफोर ने, मिसेस वाइफ ने हस्बैंड पर केस कर दिया। वाइफ ने हस्बैंड पर केस कर दिया, हस्बैंड पर केस कर दिया भाई, केस कर दिया। स्यू मतलब होता है केस करना, स्यू टू यू है, केस कर दिया। अब कोर्ट का जजमेंट क्या आया वो आपको बताना है, इसी का इंतजार कर रहे थे ना, यही पूछ रहा हूं मैं। कोर्ट का जजमेंट क्या था वो आप मुझे बताओगे, कोर्ट का जजमेंट क्या था, बताओ कौन जीता होगा, कौन जीता होगा केस, मिसिस बालफोर जीती होगी या मिस्टर बालफोर जीते होंगे, कौन केस जीता होगा, अब बताइए सर, जल्दी बता दे जल्दी। अपने मन में रखे, मेरे को कहां से बताओगे, अपने मन में रखे कि कौन जीता केस, बताओ सर, इस केस के अंदर बताओ कौन जीता होगा। अगर आप कह रहे हो कि मिसिस बालफोर जीत गई क्योंकि भैया पैसे तो देने थे, उसने प्रॉमिस भी करा था, और प्रॉमिस करा तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझाई है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मुझे बताओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बताओ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में सिखाई थी ना मैंने पिछली क्लास में डिटेल में। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और कैटरीना कैफ वाला एग्जांपल दिया था, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और एग्रीमेंट कब बनता है, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है।
ऑफर और एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट तब बनता है जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, आर ऑफर की डेफिनेशन सिखा दी, एक्सेप्टेंस बनकर प्रॉमिस बन गया और इनफोर्सिबिलिटी होगी तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर मैं कहूं इनफोर्सिबिलिटी, क्या इधर ऑफर था, मैंने कहा हाँ था, देखो इसने कहा भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि 30 पाउंड भेजूंगा, इसने कहा ठीक है, इसने ऑफर दिया कि मैं 30 पाउंड भेजने का प्रॉमिस करता हूं, इसने कहा ठीक है मैं रह लूंगी, मैं जुगाड़ कर लूंगी, अपना रहने का इंतजाम कर लूंगी, 30 पाउंड बहुत होते 30 पाउंड तो उसमें, तो इसने कहा ठीक है सर, तो ऑफर था, एक्सेप्टेंस थी, एग्रीमेंट बना दोनों के बीच में, क्या आप मुझे बताओ इनके बीच में इनफोर्सिबिलिटी है या नहीं। इन दिस कंसेप्ट इनफोर्सिबिलिटी इज मिसिंग। सर कोर्ट का जजमेंट आया है सर, जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, मिस्टर बाल्फोर और मिसिस बाल्फोर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, दिस इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट है ये, डोमेस्टिक इन नेचर, बताया था ना, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। कैसा एग्रीमेंट है दोस्तों, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है दोस्तों। जब तक कोई कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं होता तब तक हम, बताओ एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में कभी कमर्शियल एग्रीमेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है जब वो बिजनेस में हो, बट अभी तो यहाँ पर क्या है, घर की गृहस्थी है भाई, तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो कोर्ट का जजमेंट आया कि कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, कोर्ट ने दिया नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ने कहा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा जरूरी नहीं है, एग्रीमेंट तो है दोनों के बीच में पर डोमेस्टिक इन नेचर है, कमर्शियल नहीं है दोस्तों एग्रीमेंट। नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बोला और बोला नॉट इनफोर्सिबल बाय, बिकॉज इट नॉट अ इनफोर्सिबिलिटी, इनफोर्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ। इनफोर्सिबल बाय लॉ क्या मतलब बताता है इनफोर्सिबल बाय लॉ का, क्या बोला था, इनफोर्सिबल, सोचो सोचो सोचो, इनफोर्सिबल बाय लॉ, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। क्या है मेरे भाई, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, क्या है मेरे दोस्तों, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में कभी भी इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती। बताओ इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इनफोर्सिबिलिटी का मतलब है लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अगर वहां पर ये सेट करा होता दोनों के बीच में, अगर मिसिस बाल्फोर ने लिखा होता, कहा होता एग्रीमेंट के अंदर कि अगर तुमने मुझे पैसा नहीं भेजा ना तो मैं केस कर दूंगी, तो भेजना पड़ेगा, ड्यूटी थी तब, लीगल ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पे करने की तब, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, पे करना ही है, ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कहाँ है, दोनों में डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, और डोमेस्टिक एग्रीमेंट के अंदर तो लीगल ऑब्लिगेशन होता ही नहीं दोस्तों, पे करने की ड्यूटी होनी चाहिए थी। अब ये पे करे या ना पे करे ये मतलब नहीं है दोस्तों, हमें एक एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए था जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन आए, अगर उसने पे ना करा हो तो मिसिस बाल्फोर केस कर दे, या ऊपर लिखा होना चाहिए कि अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया होता ना, नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हें केस कर दूंगी, ये लिखा हो, दैट इज कॉल्ड लीगल ऑब्लिगेशन। तो इनफोर्सिबिलिटी मिसिंग था, इस वजह से कोर्ट का जजमेंट था भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो केस भी रद्द, केस भी रद्द। तो इस केस के अंदर मिस्टर बाल्फोर जीत गए। कौन जीता, केस, केस जीत गए, केस मिस्टर बाल्फोर, बाल्फोर वॉन द केस। केस को कौन जीत गया दोस्तों, मिस्टर बाल्फोर। मिस्टर बाल्फोर ने कहा सर देखो इसके अंदर तो इन्फोर्सिबिलिटी है ही नहीं, और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर इन्फोर्सिबिलिटी है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिर्फ एग्रीमेंट बना रह गया, और एग्रीमेंट से हम आप पे केस नहीं कर सकते, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तब तक केस नहीं जीत सकता कोई पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी था। तो मिस्टर बाल्फोर इस पूरे केस के अंदर जीत गया था मेरे दोस्तों, और यही केस का एंड हुआ। क्या समझ में आया आपको केस, तो क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको एक बार दोबारा पढ़ाता हूँ कि भाई पहले कौन था, एक मिस्टर बाल्फोर और मिसिस बाल्फोर थी, जो कि सिविल इंजीनियर थे, गवर्नमेंट कंपनी में काम करता था, वो साइलोन में रहते थे, श्रीलंका की जगह में, इंग्लैंड गए हॉलीडे के लिए, और मिसिस बाल्फोर अनहेल्थी हो गई वहां जाकर, वाइफ की अनहेल्थी, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम स्टे करो इंग्लैंड में, और मिस्टर बाल्फोर वापस चलेगा भाई श्रीलंका काम करने। मिस्टर बाल्फोर ने जाते टाइम प्रॉमिस करा कि भाई मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड भेजूंगा तुम्हारे मेंटेनेंस पर, पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर कुछ टाइम बाद डिफरेंस अरोसिस होने के बाद, कुछ दूरियां बढ़ने के बाद रिफ्यूज कर दिया, पे करने से मना कर दिया कि भाई मेरी बस की नहीं, मैं नहीं पे कर रहा, भाई डिफरेंसेस दूर तो पे भी नहीं कर रहा। मिसेस बाल्फोर ने केस कर दिया अपने हस्बैंड के अंदर, मिस्टर बाल्फोर के अंदर, कोर्ट का जजमेंट आया भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर ये केस भी रद्द करते हैं, इनवैलिड मान दिया जाएगा, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इनवैलिड मान दिया जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, क्योंकि इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी, लीगल ऑब्लिगेशन की थी।
कोर्ट ने नहीं कहा था, वहीं पर ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब कहीं ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाया था, जो मुंह से बोल कर रहा था, एग्रीमेंट नहीं बनाया कि ऐसा नहीं लिखा था एग्रीमेंट में अगर पे नहीं करा तो केस कर दूंगी, ऐसा नहीं लिखा था। दैट इज कॉल्ड लीगल ऑब्लिगेशन, वो मिसिंग था। इलेगल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, इस वजह से यहाँ पर मिस्टर बाल्फोर केस जीत गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है हमारी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहां पर मैं बताऊंगा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ लिया तो 100% कभी कभी मान लो 70-80% चांसेस रहते हैं उसके पेपर में आने के हर टाइम के अंदर, 70-80% चांसेस, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगली क्लास में हम करेंगे, क्या बताओ आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई? बेहतरीन समझ में आई दोस्तों आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में और ऐसे ही पूरा एक्ट समझ में आता रहेगा दोस्तों, हमारा टाइम भी बचता रहेगा, हम जल्दी जल्दी भी करते चलेंगे। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।